स्टूडेंट, अब हम लोग जो 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर साइज में बड़ा है, टाइम लगेगा, इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी वेटेज रहता है इसका, इसलिए हम लोग बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर को टाइम देंगे। और तुम लोगों से भी यही अपेक्षित है कि वन शॉट की तरह इसको निपटाने की बजाय क्लस्टर में बांट के पढ़ना। क्लस्टर अभी कितने हैं इसके वो अभी बता देते हैं कि मेनली हम क्या क्या पढ़ेंगे, और वैसे ही तुमको रिवाइज भी करना है, क्योंकि क्या होता है कई बार केवल फर्स्ट का तुम रिवाइज कर लेते हो, आखिरी की चीज़ें छूट जाती है जो बड़ा चैप्टर रहता है उसमें। ऐसा अपने को नहीं करना है। तो इस चैप्टर में देखो मेनली जो क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेनली ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़, ठीक है। फिर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी हैं, कैसा बिहेव करता है ये चार्ज। फिर हम लोग देखेंगे कि मटेरियल कुछ जो होता है वो कंडक्टर होता है, चालक होता है, और कुछ जो होता है इंसुलेटर होता है, वो क्या होता है। हम लोग देखेंगे किसी मटेरियल को चार्ज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी, ये देखेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी। और चार्ज से ही मिलता जुलता जो फोर्स लगता है चार्ज के बीच में, उसके ऊपर नियम पढ़ेंगे, कूलाम का लॉ। यानी तुम एक बात तो समझ गए, जो तुम्हारा पहला वर्टिकल होगा उसका नाम तुम दे सकते हो चार्ज, इसके बारे में पढ़ोगे। जब भी रिवीजन करने जाओगे तो कम से कम ये 4-5 टॉपिक जो हमने बोला, 1 2 3 4 और ये 5, चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिख सकते हो तुम इसको, ये इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो सेकंड टॉपिक को। ये 5 चीज़ तो एक साथ पढ़ना। अब बात निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है। तो फील्ड के बारे में जब पढ़ोगे तुम तो देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते हैं। तीसरा तुम देखोगे कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखोगे तो ये भी देख लोगे कि कोई भी जो चार्ज है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसका मोशन कैसा होता है, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखोगे। तीसरा जो क्लस्टर होगा वो तुम्हारा होगा पोटेंशियल। तो अब इसमें क्या है, तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही फील्ड में जो तुम देखोगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट शेप रहेगा, लाइन पॉइंट, उसके लिए जो चार्ज है उसके लिए तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो तुम दूसरा क्लस्टर है उसको सेफली बोल सकते हो कि ये फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर ही कह दो तुम, इतना बड़ा है ये। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है अपना पोटेंशियल। तो उसमें तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखोगे। फिर जो तीसरा पॉइंट इसमें देखोगे वो देखोगे पोटेंशियल एंड जो फील्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, तो उनका रिलेशन देखोगे, ठीक है। फिर इसी में देख लोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे, ये समझ गए। अब जब यही आएगा तो साथ के साथ में तुम इन दोनों को मिक्सचर में मान के एक समझ लेना, जो 5वां टॉपिक रहेगा वो डाइपोल का टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। फिर जो चौथा क्लस्टर है उसको हम बोलते हैं गॉस का नियम, यानी गॉस का लॉ। इसी में जो चौथा जो वर्टिकल था पहला और ये दूसरा पॉइंट, जैसे पोटेंशियल के बाद जो चौथा क्लस्टर है गॉस लॉ, उसमें फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं।
और जब तुम पांचवा क्लस्टर का बात करोगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर पांचवा जो टॉपिक कहोगे या चैप्टर कह दोगे वर्टिकल, उसमें हम देखेंगे कंडक्टर के बारे में। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद तुम फील्ड और पोटेंशियल का कैलकुलेशन तो पहले ही कर चुके हो अलग अलग शेप के लिए। इसी में लिखना था तो लिख लेते कि पोटेंशियल का भी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डिफरेंट शेप के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट शेप का ऑब्जेक्ट। ये कुल मिला के तुम जो है इस 5 वर्टिकल के अंदर इसको रिवाइज कर सकते हो जब भी रिवीजन करने जाओगे। अभी तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बात होता है इंट्रोडक्शन का, ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, जब भी हम अपने हेयर के ऊपर, तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कंघी को अपने हेयर के ऊपर में बार बार ऐसे घिसो घिसो घिसो, और जब छोटे छोटे पेपर के पीस के पास में लाते हो तो ये पीस को जो कंघी होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है। देखो, ये फट से जो पेपर रहेगा ना, कागज़, वो छोटा छोटा वो कंघी से सट जाएगा। कंघी को थोड़ा तुम घिस दो अपने बाल पे और कागज़ को सटो। ऐसे ही क्या होता है, जब हम लोग ग्लास के रॉड को, मान लो ग्लास का एक रॉड दिया हुआ है, उसको क्लॉथ से या पीस ऑफ फर, कोई एक चीज़ फर का भी होता है, उससे अगर तुम इन दोनों को घिसोगे, या ग्लास का रॉड या एम्बर रॉड, तो देखते हो कि क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करता है। ये समान घटना होता है, ये अट्रैक्ट करता है चीज़ों को। क्या किया तुमने? ग्लास के रॉड को कपड़े पे घिसा और लेके गए कहाँ पे? तुम लेके गए छोटे छोटे पेपर के पास में, कि अट्रैक्ट करता है। तो अब बात उठता है, ये जो अट्रैक्ट करता है ये क्यों करता है? व्हाई डज दिस हैपन्स? देखो, एग्जैक्टली यही चीज़ जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, तुम जानते हो घर में भी तुम्हारे बिजली बल्ब जो जल रहा है उस सबको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें भी यही घटना होता है। ठीक है। यही घटना क्या होता है, ये नहीं होता कि जो कंघी अट्रैक्ट करेगा पेपर को, बट कुछ न कुछ इसी तरीके का चार्ज से रिलेटेड घटना होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरा जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है अपने फिजिक्स के अंदर। जो एक वर्टिकल होता है, फिजिक्स के अंदर एक वर्टिकल होता है, उसका नाम हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का ये पहला चैप्टर है। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा इस वर्टिकल के अंदर ये जो है पहला चैप्टर है। तो देखो, तो हमको समझना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। जो बल्ब जल रहा है, पंखा घूम रहा है, हो क्या रहा है, वो तार के अंदर क्या चल रहा है, या तुम देखते हो मोटर चलता है, जनरेटर चलता है, वो काम कैसे करता है, क्या काम होता है। तो ये सब चीज़ों को जवाब देने के लिए फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच लाया गया, जिस ब्रांच का नाम था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे दिया गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इन दोनों को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ के नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक जो इंटरेक्शन होता है उसका स्टडी करेंगे। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस होते हैं उसका स्टडी करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन होता है वो ऐसे पार्टिकल के बीच में होता है। अब ये इंटरेक्शन का मतलब दो लोगों के बीच का रिश्ता, आदान प्रदान। तो ये ऐसे दो पार्टिकल्स या 2 और मोर पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास एक प्रॉपर्टी पाया जाता है, एक ख़ास तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है पार्टिकल का, और उसको बोलते हैं चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल देते हैं। अब ये क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखो, ये जो होता है ना, ये बहुत ही फंडामेंटल होता है, यानी आधारभूत होता है, बेसिक होता है। जैसे मास होता है किसी भी प्रॉपर्टी कि कितना मास है, वैसे ही चार्ज भी होता है। तो बात ये निकल के आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल को हम एक और नाम दे देते हैं, बोलते हैं इनहेरेंट है।
इनहेरेंट है और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी का नाम हमने दे दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी है इसका मैटर का, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, उसको बोला जाता है चार्ज। तो देखो अब ये चार्ज का बात तो तुम समझ गए। अब तुम देखोगे कि ये जो चार्ज होता है, चार्ज को जो तुमने प्रॉपर्टी बोला है, ये चार्ज क्वांटाइज रहता है। यानी क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट, यानी ये एक निश्चित मात्रा में ही। अगर तुमको दूध का पैकेट 1 लीटर का आता है तो तुम क्या बोल सकते हो, अगर दूध लेने जाएंगे तो कम से कम 1 पैकेट तो लेना ही पड़ेगा। तो दूध का क्वांटा कितना हो गया, दूध का जो क्वांटा हो गया उसका मात्रा हो गया 1 लीटर। वैसे ही देखोगे कि चार्ज जो होता है उसका मात्रा कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी अगर चार्ज तुमको मिलेगा तो इसी के गुना में मिलेगा। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर दूध मिलता है, वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 5000, 5 लाख, 50 करोड़, वैसे इलेक्ट्रॉन के गुणनफल में ही तुमको चार्ज मिलेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि चार्ज को हम बोल देते हैं क्वांटाइज। और ये जो चार्ज होता है ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। यानी चार्ज जो होता है वो संरक्षित रहता है। यानी क्या हुआ कि ये चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, यानी नेट मात्रा तो कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अब देखो ये चार्ज जब रेस्ट पे होता है, चार्ज जब रेस्ट पे होता है और इसको जब हम पढ़ते हैं, इसका जब हम स्टडी करते हैं तो इसका नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, चार्ज। तो चार्ज जब रेस्ट पे है और उसका स्टडी करते हैं तो उसका नाम हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये हमारा चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो रेस्ट पे होता है उसको एक खास नियम दिया था कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने। कूलाम जो थे COULOMB, उसने एक लॉ दिया, इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं कूलाम का लॉ। और देखते हैं कि इसका जो एक दूसरे से यानी 2 चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किस नियम के आधार पे होता है, कूलाम नियम के आधार पे। और इसी बात को समझने के लिए एक हम लोग और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। जैसा हमने तुमको पीछे बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे। घबराओ नहीं, बड़ा है, लंबा चलेगा, मज़ा आएगा, धीरे धीरे समझोगे तब। तो अब बात आता है कि ये चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखो कोई भी जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो किससे मिल के बना है, तो वो एटम से मिल के बना है। यानी उसका कुछ न कुछ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता होगा, एटम का अपना स्ट्रक्चर होता होगा। और तुम जानते हो कि ये जो एटम होता है वो उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सेल। पूरा जो न्यूक्लियस में होता है वो मास जो है केवल और केवल न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूक्लियस एकदम छोटा होता है लेकिन उसमें सारे प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन मिलते हैं। और ये सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, राइट। तो बात ये निकल के आता है कि एक जो प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है, तो इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और इससे जो न्यूट्रॉन होता है, एक अगर तुम न्यूट्रॉन की बात करोगे उसकी मास, तो वो आता है 1.675 × 10⁻⁻27
kg। यानी मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, हल्का सा ज़्यादा है। 673 था, ये 675 है। और तुम जानते हो कि ये न्यूक्लियस जो था अंदर में, उसको चारों तरफ से कौन घेर के रखता है? एक क्लाउड की तरह, बादल की तरह, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसको घेर के रखता है, जो इलेक्ट्रॉन सेल में होता है। अगर पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो तुम कहते हो कि ये तो बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 9.11 गुने 10 की पावर -31 होता है। यहाँ पे -27 था, यहाँ पे -31 है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ज़्यादा है। तो अब बात निकल के आता है चार्ज क्या है भाई। तो देखो, चार्ज के बारे में हमने बोला कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका? चार्ज पार्टिकल तो दो ही होता है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और तुमको पता है इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। यानी अगर तुमसे पूछा जाए चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो तुम कहोगे 2 तरह के। कैसे कैसे? पॉजिटिव और निगेटिव। तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। तो तुम उठ के आगे बोलने की फिर बता दो न्यूट्रॉन पे क्या होता है। तुमने बोला न्यूट्रॉन नाम से ही क्या है? न्यूट्रल है। तो इस पे क्या होता है? नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कुछ भी चार्ज इस पे नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन बोल दिया जाता है। तो अब जब देखते हैं कि जो चार्ज जो था उसको Q से दिखाते हैं, जब प्रोटॉन पे देखोगे वो बराबर होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन के, बशर्ते एक माइनस का साइन रहता है। यानी तुम अगर केवल मैग्नीट्यूड देखोगे, अगर तुम केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। ये बात समझते हो? तो कितना होता है चार्ज? तो हमने बोला देखो, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उस पे चार्ज होता है +E, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -E। तो बात आया ये E क्या है? तो हमने बोला E जो होता है उसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब तुम जानते हो ये कूलाम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है, जस्ट क्या चेंज है? जस्ट चेंज ये है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव मात्रा में चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव मात्रा में चार्ज है। तो चलो एक बात निकल के आया कि E का मान तुमने याद कर लिया, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। अब देखो चार्ज के बारे में कुछ बात जो ध्यान देने वाली बात है। अबाउट द चार्ज, जो बात ध्यान देने वाला है, देखो समान तरह का अगर चार्ज है जिसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेज, यानी अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो लाइक चार्जेज के अंदर रिपल्सन होता है, यानी ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे बाहर की तरफ। ये उसको धक्का मारेगा उधर और ये इसको धक्का मारेगा इधर, समझ गए? वैसे ये लाइक चार्जेज है तो माइनस वाला ये उसको उधर धक्का मारेगा और ये इधर धक्का मारेगा, समझ गए? तो क्या होता है? रिपल्सन। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज ले लोगे तुम, जैसे अगर प्लस और माइनस ले लिए या माइनस और प्लस ले लिए, ये तो असमान चार्ज है, ये एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, समझे?
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, पहले में रिपल्सन, रिपल्सन, अट्रैक्शन। तो अनलाइक चार्ज के अंदर अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्ज के अंदर रिपल्सन। अब दूसरा बात आता है, ये जो चार्ज है वो एक तो पॉजिटिव टाइप का होता है और एक निगेटिव टाइप, यानी चार्ज के 2 टाइप। और ये जो चार्ज होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसका कोई दिशा नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होता है। और याद होगा तुमको हमने एक चीज़ बताया था कि ये जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज्ड रहता है। अब बात आया क्वांटाइज्ड क्या है, तो हम बोले पैकेट की तरह रहता है, यानी आधा पैकेट नहीं मिलेगा, पूरे ही मिलेगा। तो फिर बात बताया पैकेट में कितना आता है, तो हमने बोला जो पैकेट में जितना मात्रा आता है उसको हम बोलते हैं क्वांटम। यानी ये जो क्वांटम होगा चार्ज के लिए वो होता है ई के बराबर। यानी किसी भी बॉडी पे, यानी अगर तुम चार्ज की बात करोगे, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी चार्ज जो कभी भी देखोगे तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, n गुने ई की बराबर। तो n का मान यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी ये 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज ऐसे करके ही रहेगा। तो अगर कोई तुमको कहे कि किसी बॉडी पे चार्ज E/3 है या 1.5 ई के बराबर है, तो तुम क्या कह दोगे, ये बात तो गलत है, 1.5 हो ही नहीं सकता, या तो 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 1.5 तो नहीं हो सकता है। तो अब बात आता है, चलो ये क्वांटाइजेशन की तुम बात कर रहे थे, तो फिजिक्स के अंदर और भी कुछ है क्या जो क्वांटाइज होता है? तो हमने बोला हाँ, केवल चार्ज ऐसी चीज़ नहीं है जो क्वांटाइज रहता है। अगर तुम बात करोगे क्वांटाइजेशन का या क्वांटाइज्ड का बात करोगे, तो कुछ चीज़ जैसे कि एनर्जी, चार्ज का तो तुमने देख ही लिया है, मोमेंटम जो एंगुलर वाला होता है, एंगुलर मोमेंटम। तीसरा अगर बात करोगे मास, तो ये सब क्या है, ये सब क्वांटाइज रहते हैं। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी कितना होता है, तो हम ये बोलते हैं ये होता है h/ν। ये जब तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का चैप्टर पढ़ोगे तुमको पता चलेगा एनर्जी कितना होता है, h/ν। एंगुलर मोमेंटम का कितना होता है क्वांटम, तो h/2π। हमेशा याद रखना क्वांटम ये दिया हुआ है, यानी ये कम से कम तुमको ऐसे इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा आधा अधूरा नहीं मिलेगा, इतना तो लेना ही पड़ेगा। क्वांटम ऑफ मास कितना होता है ये तो हमको अभी पता ही नहीं है, ये अननोन है। समझ गए बात? चलो अब बात आता है कि तुम कहे कि एटम के अंदर एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ जो तुमने बोल दिया फंडामेंटल पार्टिकल है, कि इसी से मिल के बना है एटम। तो हमको बताओ कि ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किससे मिल के बना है? तो हम बोलते हैं कि देखो ये एक इंटिटी बोल देते हैं इसको, उसका नाम होता है क्वार्क। तो क्वार्क्स से मिल के क्या बनता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब तुम कहे अरे यार प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई का चार्ज है, तो क्वार्क के ऊपर क्या चार्ज होता होगा? तो देखो क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होगा वो दो टुकड़े में रहता है, या तो प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3। अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो ये E/3 और जोड़ 2E/3, यानी ये हो गया 3E/3, तो प्लस वाला है ये, यानी ये हो गया प्लस E। वैसे न्यूट्रॉन पे अगर देखोगे तो मान लो ये E/3 है,
और माइनस E/3 आ गया तो ये चार्ज हो गया 0। 2E/3 है और माइनस 2E/3 आ गया तो ये हो गया 0। या ये एक से ज़्यादा से भी मिलकर बना हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये क्वार्क से मिल के बना है और क्वार्क के ऊपर चार्ज E/3 और प्लस माइनस 2E/3 के बराबर होता है। लेकिन एक बात नोट करने वाला है कि आज तक हमको आइसोलेटेड कंडीशन में, यानी अलग से अकेला क्वार्क हैव नॉट बीन ऑब्जर्व, यानी क्वार्क जो है आइसोलेटेड कंडीशन में आज तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो अब टुकड़ा मिलता ही नहीं है अलग से, तो हमको पूरा को ही मानना पड़ेगा क्वांटम। तो इसीलिए जो क्वांटम है चार्ज का, क्वांटम ऑफ चार्ज, वो अभी भी कितना है, वो E के बराबर है। ये बात समझ गए। अब बात आता है, अब बात क्या आता है, देखो जो चौथा पॉइंट आता है चार्ज के बारे में। अभी तक हमने क्या बोला, हमने बोला जो लाइक चार्ज था वो रिपेल करता था ईच अदर को, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता था। दूसरा था कि चार्ज जो है स्केलर है और दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तीसरा पॉइंट था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज रहता है। और जो चौथा बात है वो ये है कि किसी भी प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के दौरान जो चार्ज है, अब देखो चार्ज को दूसरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता है। तो हम अब से चार्ज लिखेंगे, तुम समझ जाना ये इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात कर रहा है। तो जो नेट चार्ज होता है ना आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रक्रिया में। तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, अलग थलग होना चाहिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है हमारा यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स है वो कैसा है, आइसोलेटेड है। तो यूनिवर्स का जो नेट चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है, वो कंजर्व मात्र है, कंजर्व्ड है। तो अब बात आता है कि कंजर्व है तो तुम कहते हो कि चार्ज कभी टूटेगा ही नहीं, चार्ज कभी गायब ही नहीं होगा या जोड़ा नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं बनेगा, लेकिन नेट मात्रा तो कांस्टेंट रहेगा। तो एक प्रोसेस होता है जो तुम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, वो होता है पेयर प्रोडक्शन, और यानी जोड़ा में बनता है चार्ज और पेयर में ही एनिहिलेशन होता है, यानी गायब भी जो होता है, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब नष्ट हो जाना, गायब हो जाना, वो पेयर में प्रोडक्शन होगा और पेयर में एनिहिलेशन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो नेट चार्ज है वो तो कंजर्व रहेगा। तो अगर कोई पूछ ले कि पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात समझे, एमसीक्यू में आएगा तो लगा के आओगे, लगा के आओगे गलत ऑप्शन में। तो अब जो बात निकल के आता है वो ये निकल के आता है हमारे पास कि जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है। तो देखो जो चार्ज पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसा है बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, और वो अगर रेस्ट पे है, वो अगर रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो रेस्ट पे है तो वो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी आ चुका है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, मोशन में है बट एक्सेलरेशन जो है जीरो है, वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये दोनों बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो तीसरा पॉइंट इसी के अंदर है, पांचवें के अंदर 1 2
तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन दे दो, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। तो देखो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब हम बी से दिखा रहे हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, तो ये बोथ प्रोड्यूस करेगा। तुमको अरे यार ये तो जब एक्सेलरेशन नहीं था तब भी कर रहा था, तो हम बोले यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ देगा। वो क्या देगा कि ऑल्सो रेडिएट, यानी रेडिएट मतलब होता है छोड़ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, समझे। साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता ही था, एनर्जी भी छोड़ता था। एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ता था, किस रूप में छोड़ता था, EM वेव के रूप में। तो अब एक क्वेश्चन आ चुका है अपने पास कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलाम ऑफ निगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो है Q, उसका मान कितना दे दिया है, 1 कूलाम, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल के इतना बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिल के इतना बनाएंगे। तो एक बात तुम जानते हो कि एगो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। तो मान लो अगर n गो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उस पर चार्ज कितना होगा, तो n गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम, और इसी का मान हमको बोलता है कि ये 1 कूलाम के बराबर है। तो हमको n का मान पूछा, तो हम n का मान बोल देंगे 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये लगभग हो जाएगा 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 बाई 1.6, यानी ये हो जाएगा 10/1.6 गुने 10 के पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या आएगा। ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात समझने का है, हमको दिया था 1 कूलाम निगेटिव चार्ज। तुम जानते हो कि निगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज तब आएगा जब कौन सा एक्सेस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तब। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपना, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये बात समझ गए। तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम बनाने के लिए उनको इतना देना पड़ेगा, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके केवल 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे। तब बात आता है मटेरियल का टाइप क्या होता है। तो देखो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी देखते हैं, जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, उसको 2 ग्रुप में बांट देते हैं हम लोग, 2 टाइप। या तो हो जाएगा कंडक्टर या हो जाएगा इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो चार्ज है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैसा है, चार्ज आर फ्री टू मूव, यानी घूमने के लिए स्वतंत्र है। चार्ज आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चार्ज क्या है, स्वतंत्र है। अब बात आता है कि जो इंसुलेटर है वो क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है इंसुलेटर में, कि ये जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज वो टाइटली बॉन्ड रहता है, यानी मजबूती से बंधा रहता है, टाइटली बॉन्ड टू देयर
रिस्पेक्टिव एटम, यानी इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके एटम से बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ है, तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। चलो एक तो ये बात हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। अब बताओ, कोई बोलता है कि एक अनचार्ज्ड बॉडी दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है अनचार्ज्ड बॉडी का? इसके ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज या नो नेट चार्ज, बात आएगा नो नेट चार्ज, यानी पूरा चार्ज जुड़ के जीरो हो जाता है। यानी क्या बोल सकते हो कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव है, मिल के क्या हो गया जीरो। तो इस बॉडी को क्या बोल देंगे अनचार्ज बॉडी, समझे कि नहीं? ये मत बोलना कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, यानी चार्ज तो पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है, लेकिन दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट चार्ज नहीं है, तो तुम अनचार्ज बॉडी समझ गए। अब हमको बताओ, ये जो कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसका उदाहरण क्या होता है? कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो तुम? सोचो, घर में तार में जो करंट बहता है ना, उसमें चार्ज ही रहता है। तार किस चीज़ का बना होता है? कॉपर का, एल्युमिनियम का, है सिल्वर का। तो जितने भी मेटल है वो होता है कंडक्टर। एक बात बताओ, अभी तार को तुम छू लेते हो, लाइव वायर को, तो तुम्हारे अंदर से भी करंट बहता है, करंट लगता है। यानी जो ये ह्यूमन का बॉडी है वो भी क्या है? कंडक्टर है। अर्थ जो अपना है वो छूते हो तो अर्थिंग जो बोलते हो उसको, वो भी क्या है? कंडक्टर है। तो बात है कंडक्टर बता दिए, तो हमका इंसुलेटर भी बता दो। इंसुलेटर का क्या क्या एग्जाम्पल होता है? प्लास्टिक, हार्ड रबर, ये सब में करंट नहीं बहता। तार बनाने गए और रबर का तार बना दिए तुम, ग्लास के अंदर से नहीं बहता, समझ गए? तो एक बात बताओ, यानी तुमने कहा ये जो मेटल होते हैं उसके अंदर से चार्ज बहता है, ऐसा क्यों होता है? तो हम बोले कि देखो भाई, मेटल के अंदर फ्री चार्ज, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो लिख लो एक लाइन कि इन मेटल्स द फ्री चार्ज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर जो फ्री चार्ज मिलता है कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, कंडक्टर के अंदर क्या पाया जाता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब कहते हो कि अरे यार, तुम कंडक्टर और इंसुलेटर केवल 2 टाइप बताए, हमारे मास्टर ने तो किसी दिन 3 बता दिया था। हमने बोला ठीक है, तीसरा टाइप भी होता है, और उसका नाम होता है सेमीकंडक्टर। और तुमको जान के पता नहीं आश्चर्य होगा कि नहीं, हमारे अंदर फिजिक्स के अंदर एक पूरा ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर के ऊपर, इसमें खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ये सेमीकंडक्टर जो होता है वो बीच में आता है, इसका प्रॉपर्टी बीच में, किसके बीच में? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में रख सकते हो इसको, यानी इसका जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से मिलता जुलता बीच में है, यानी ये कभी इंसुलेटर है और कभी क्या है? कंडक्टर बन जाता है। एग्जाम्पल क्या दे दोगे सेमीकंडक्टर का? तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऐसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है तो इसका नाम हमने लिख दिया है। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया। चार्ज के प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। चार्ज स्केलर है, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज जो है क्वांटाइज है, क्वांटम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। किसी भी प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है अगर आइसोलेटेड सिस्टम है। एग्जाम्पल था पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। और हमारा चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने 3 बात कहा। अगर चार्ज को रेस्ट पे रखोगे तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
चार्ज को टहला दोगे बट एक्सेलरेशन नहीं दोगे तो चार्ज इन मोशन बट नॉट एक्सेलरेशन, दो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज को अगर तुम रख दोगे एक्सेलरेशन के साथ में, मोशन विथ एक्सेलरेशन, तो चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और ईएम वेव एनर्जी भी एमिट करेगा। तो बात आता है भाई हमारे पास एक बॉडी है उसको चार्ज करना है, बताओ कैसे कर दें। तो हम बोले देखो बॉडी को चार्ज करने के कई तरीके हैं। क्या क्या तरीका है? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के जो हम मेन 3 तरीका पढ़ेंगे, मेनली जो 3 तरीका पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला तरीका पढ़ेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग जानते हो, रगड़ देना, घिस देना। तो ये पहला तरीका होगा अपना जो हम पढ़ेंगे। दूसरा तरीका कहेंगे सटा दो, यानी चार्जिंग बाय कांटेक्ट कर दो। तो ये हो जाएगा चार्ज का दूसरा तरीका किसी बॉडी को चार्ज करने का। और तीसरा जो मेन तरीका है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी किसी के प्रभाव में आके इसके अंदर भी चार्ज विकसित हो जाए, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। तो ये 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल के साथ हम देखते हैं कि क्या होता है। तो बात निकल के आता है कि चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। तो देखो जो सिंपलेस्ट वे है, अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके घिस के चार्ज करने का। तो देखो 2 बॉडी जो होते हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट घिसा जाता था तो देखा जाता था कि चार्ज रॉड आ जाता था। कब? देखो जब ग्लास का रॉड था उसको घिस दिए, किसके साथ? सिल्क के क्लॉथ के साथ, यानी ग्लास के रॉड को लिए और सिल्क वाले क्लॉथ पे घिस दिए तो ग्लास रॉड पे आ जाता था पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के क्लॉथ पे आ जाता था उतना ही मात्रा में निगेटिव चार्ज। ये देखा गया। तो अब बात आता है कि घिसने के कारण ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो कोई भी जो मटेरियल है, जो बॉडी है, उसके अंदर कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उतने ही मात्रा में अगर x इलेक्ट्रॉन है तो x मात्रा में ही प्रोटॉन होगा, तभी ये न्यूट्रल बॉडी रहेगा, यानी नेट चार्ज 0 रहेगा इस पर। वैसे इसके पास मान लो y मात्रा में इलेक्ट्रॉन था और y मात्रा में प्रोटॉन था, ये दूसरा बॉडी था, बॉडी 2, ये बॉडी 2 था, ये बॉडी 1 है। तो बात आया घिसने से ऐसा क्या हो जाता है कि एक पे प्लस हो जाता है, एक पे माइनस हो जाता है। हमने देखा कि जब 2 बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है तो कुछ इसका इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो जो डोनेट करेगा, ये डोनेट किया, दान में दे दिया इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसके अंदर चार्ज की कमी हो गई। और इसने एक्सेप्ट कर लिया या रिसीव कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज। तो ये बात तुम समझ गए। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से घिसा गया तो ग्लास पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास रॉड ने क्या किया? डोनेट कर दिया, किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन को। सिल्क क्लॉथ ने क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन को। ये बात समझ गए। तो जिसने रिसीव किया वो हो गया निगेटिव और जिसने डोनेट किया वो हो गया पॉजिटिव। तो दूसरा मुद्दा आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुआ, यानी चार्ज का जो आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड बाय रबिंग, यानी घिसने से, रबिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी 2 ऑब्जेक्ट को घिसने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसका नाम दे देते हैं हम लोग फ्रिक्शनल, यानी घर्षण हुआ तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दे देते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बात आता है कि कई बार इसके दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर एम्बर को तुम रब कर दोगे, रब्ड विथ वूल, ठीक है, या कॉम्ब को रब कर दिए किसके साथ?
हेयर जो कि ड्राई होना चाहिए उसके साथ, या जो क्लाउड होता है हमारे बादल जो होते हैं आसमान में वो भी चार्ज रहता है उसके ऊपर। क्लाउड एक दूसरे से टकरा के भी क्लाउड ऑल्सो बिकम चार्ज, यानी जो हमारे बादल होते हैं वो भी एक दूसरे से घर्षण करके कैसे हो जाते हैं, चार्ज में आ जाते हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, जो कि हम कैसा प्रोड्यूस किया, किसी बॉडी को कैसे चार्ज दिया, रब करके, घिस करके। तो बात आता है दूसरा बता दो कांटेक्ट के थ्रू कैसा आएगा। तो हम बोलते ठीक है चार्जिंग बाय कांटेक्ट कैसा होगा। देखो मान लो तुम्हारे पास एक एबोनाइट ये मटेरियल होता है उसका रॉड था जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज था, ठीक है, उसको तुम रब कर दिए, रब्ड कर दिए कहाँ पे, मेटल के ऑब्जेक्ट पे। तो देखा जाता है। तो देखो जो एबोनाइट का रॉड को जब किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से घिसा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो जैसे मान लो ये मेटल का ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का होगा, ऑब्वियसली बात है, मान लो स्फीयर का है, देखा जाता है इसके पास निगेटिव चार्ज था, यानी क्या था इसके पास ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन था। देखा जाता है कुछ ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चला जाता है, मेटल ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, ठीक है, स्फीयर पे चला जाता है। तो जब ये स्फीयर पे जाता है तो आसानी से मूव कर पाता है। अब मान लो कि ये जो इस पे गया, ये माइनस 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 इसके ऊपर आ गया, तुमने क्या किया, पहले एक स्फीयर था उसको तुमने एबोनाइट का रॉड जिसके ऊपर निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन था, ये एबोनाइट का रॉड था, निगेटिव था, स्फीयर को तुमने क्या किया, उससे टच करा दिया, कांटेक्ट करा दिया, छुआ दिया यहाँ पे। ये तो हमारा था मेटल का स्फीयर, ये स्टैंड था जो कि इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। ये निगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाता है, ये निगेटिव चार्ज पहुँच जाता है अपने स्फीयर के ऊपर, और ये जो निगेटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करता है, रिपेल करता है वन अनदर को, और पूरा स्फीयर पे फैल जाता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे टच किया था तो यहाँ आया था, लेकिन एक दूसरे को धक्का मार मार के पूरे में फैला दिया, स्प्रेड ओवर इंटायर स्फीयर का सरफेस, यानी पूरे सरफेस पे फैल जाता है। अब ये हमने इंसुलेटेड स्टैंड दिया, तो इंसुलेटर के अंदर से तो चार्ज बहेगा नहीं, तो अंदर तो धरती में तो जाएगा नहीं, तो ये केवल और केवल किस पे रहेगा, सरफेस के पे ही रहेगा, स्फीयर के, ठीक है। अब बात ये आता है कि अगर स्फीयर को तुम पॉजिटिव चार्ज वाले से टच करा दोगे रॉड से, ठीक है, तो स्फीयर पे कैसा आ जाएगा, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा टच करा दिए तो, और ये जो पहले से पॉजिटिव था वो क्या करेगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, स्फीयर का इलेक्ट्रॉन। यानी इस बार में क्या होगा, अगर पॉजिटिव वाला डंडी टच कराओगे तो स्फीयर का कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस पे, रॉड पे। तो अब जो ये तुम टच कराए, यानी ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे लिख लो तुम कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर तुम चार्ज दे रहे हो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा दे रहे हो, बाय प्लेसिंग इट इन कांटेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या, जो कि पहले से क्या है, अनदर, पहले से चार्ज्ड वाला ऑब्जेक्ट है, तुमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को नेट इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, कैसे, दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करा के, जिसके ऊपर दूसरे के ऊपर पहले से चार्ज था। तो इसका ही नाम हम दे देते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इसका ही नाम दे देते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, क्योंकि टच कराने के वजह से इसके ऊपर
चार्ज आया है। अब बात निकल के आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो ये विदाउट कांटेक्ट होता है, यानी ये कांटेक्ट लेस प्रोसेस है, यानी बिना टच कराए ही तुमने चार्ज लगा दिया, इसके ऊपर ला दिया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि ये मान लो तुम्हारा मेटल का स्फीयर था, मेटल का स्फीयर था, वो पहले से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड का बस इतना सा मतलब है कि इसका चार्ज धरती में बह के नहीं जाना चाहिए। अब क्या किए, तुमने एक निगेटिव वाला रॉड लेके आ गए इसके पास में, सर टच नहीं कराए हो, बस पास में लेके आए हो। ये निगेटिव वाला जो रॉड रहेगा ना, ये जब क्लोज में लेके आए, टच नहीं कराए मेटल स्फीयर से, ये क्या करता है, ये देखता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है मेटल स्फीयर का, वो दूर भाग जाता है रॉड से, क्योंकि उसके ऊपर रिपल्सन लगता है। लेकिन देखने को मिलता है जो प्लस वाले चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो भाग गया, उस कारण से इस इलाके में प्लस चार्ज बन जाता है। यानी जो रॉड के नियर वाला स्फीयर है उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और रॉड से जो दूर में है उस पे आ गया निगेटिव। तो देखो टच भी नहीं कराए और ऐसा हो भी गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर ए निगेटिवली चार्ज रॉड, ये जो निगेटिवली चार्ज रॉड है, ब्राउट क्लोज टू द मेटल स्फीयर, तो हम देखते हैं रिपल्सन के कारण फ्री जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर जाता है अदर साइड में। ठीक है, तो जो स्फीयर का नज़दीक वाला भाग है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी घटना को, इसी जो फिनोमिनन है उसको क्या बोल देते हैं, इंडक्शन। यानी ये इंड्यूस हो गया, ये प्रभाव में आके इसके अंदर उत्पन्न हो गया चार्ज। अगर रॉड को तुमने कर दिया रिमूव, तो क्या हो जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो रिटर्न हो जाएगा वापस अपने जगह पे, टू ओरिजिनल प्लेस, रिटर्न टू ओरिजिनल प्लेस। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस कारण से गायब हो जाएगा, चार्ज विल डिसअपियर। यानी इंडक्शन में अगर तुमने ये रॉड को जो जिसके कारण से चार्ज जनरेट हो रहा था उसको हटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जैसे रॉड को हटाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, चार्ज भी गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वापस लौट जाएगा। अब देखो, अब ऐसा किए कि इस वाला जो हमारा स्फीयर था उसको तुमने रॉड क्लोज में लाया था, निगेटिव वाला रॉड, उस कारण से यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा था, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो भाग जा रहा था इधर पे, ये था इलेक्ट्रॉन। अब तुमने क्या किया, ये इंसुलेटेड रॉड है, तुमने ना इसको अर्थिंग दे दिया एक, अब इसको धरती से कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं ग्राउंड वायर, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग वायर या अर्थिंग भी बोलते हैं। उसको तुमने अर्थ से टच करा दिया। अब क्या होगा भाई, ये तार से बह के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, ये जो इस केस में, जो दूसरा केस का बात कर रहे हैं, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, टू अर्थ। यानी ये स्फीयर के ऊपर नहीं रहेगा, अभी ये मूव करके अर्थ में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ बड़ा है। अगर ग्राउंडिंग वायर को रिमूव करेंगे और बाद में ग्राउंड को भी अब रिमूव कर दिया, और जो रॉड था एबोनाइट का उसको भी रिमूव कर दिया, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन धरती में चला गया भाई, वो तो चला गया। यानी इस स्फीयर ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसको दे दिया भाई, अर्थ को दे दिया। यानी नेट अब चार्ज इस पे क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो स्फीयर पे पॉजिटिव। यानी देखो, बिना टच कराए ही तुम, रॉड को टच कराए ही स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज बना दिए। ये समझ रहे हो। अब देखो, मान लो ये स्फीयर जो है वो बना होता किस चीज़ का, स्फीयर जो था वो मान लो ये स्फीयर जो है वो बना होता प्लास्टिक से। स्फीयर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसा कि प्लास्टिक। अभी ये कैसा था, स्फीयर मेटल का था, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था जो मूव कर जा रहा था। अब ये प्लास्टिक का बना होता है,
तो इंडक्शन हो पाता क्या? जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मूव करके घिसक के कौन जाएगा? जाएगा ही नहीं, इंडक्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो इंडक्शन का मेथड काम ही नहीं करता। और ये जो चार्ज था वो अगर तुम इसको ग्राउंड वायर करते तो बहुत ही कम मात्रा में जाता, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसका? चार्ज रॉड का, वो सेम इफेक्ट शो करता। ठीक है, जैसा ये है, ये रॉड है, इस पे माइनस 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 है, तो ये माइनस के तरफ से ये प्लस आता इधर पे और ये माइनस जाता, लेकिन ये कंडक्ट करके ग्राउंड में नहीं जाता। अगर तुम इसको अर्थ वायर से कनेक्ट भी करते तो जाता ही नहीं। इस कारण से देखो जो फोर्स लगता इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज रॉड का, वो तो समान प्रभाव डालता इस स्फीयर पे। ठीक है, यानी वो अभी भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल था, प्लास्टिक जो था, उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखो अलग अलग कर दिया है, अलग अलग जगह पे भेज दिया है, सेपरेट किया है, थोड़ा सा सेपरेट किया है, लेकिन बहुत ही स्लाइटली किया है। निगेटिव को पास में लाओगे तो निगेटिव वाला उधर भेज दिया, प्लस को यहाँ लेके आया, लेकिन ये इसका स्फीयर का जो प्लास्टिक जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके ऊपर जितना मात्रा नेट चार्ज क्रिएट होता उतना होता नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज इधर है और इधर है, लेकिन ग्राउंड करोगे तब भी इधर से बहेगा नहीं, तो नेट चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।